हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र की एमसीक्यू सीरीज। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। और आज का जो अपना पहला प्रश्न रहा वो आपके सामने ये रहा कि खरगोश में सेलुलोज का पाचन होता है। मतलब ये कहना चाहिए कि भाई खरगोश के अंदर जो है ना वो सेलुलोज का पाचन कहाँ पे होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेलुलोज है क्या। ये जो सेलुलोज है, ये सेलुल ये जो सेलुलोज है ये होता है बेटा, ये पाया जाता है घास में। किस में पाया जाता है? घास में। मतलब खरगोश घास ही तो खाता है। जी सर बिल्कुल। और ये है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड सेकेराइड। ओके। अब ये कह रहा है कि भाई इसका पाचन होता कहाँ है, तो खरगोश की बात कर रहा है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। तो खरगोश में इसका पाचन होता है, खरगोश में इसका पाचन होता है। इसमें दो चीजें होती हैं खरगोश की बड़ी आंत के अंदर। एक तो होता है सिक्कम और एक उसका अपेंडिक्स। मैं खरगोश के अपेंडिक्स की बात कर रहा हूं भाई। ये दोनों मिलकर किसका पाचन करते हैं? सेलुलोज का पाचन करते हैं। सिक्कम और अपेंडिक्स के अंदर किसका पाचन होता है बेटा? इस सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज का क्या होता है? आपका पाचन होता है। इस हिसाब से अपने जो प्रथम प्रश्न का आंसर जो है वो क्या है? सिक्कम। और सिक्कम के साथ भाई थोड़ा सा वो अपेंडिक्स और लिख दें तो ये जो है सवाल थोड़ा सही और हो जाएगा। तो अपेंडिक्स। और एक बात और सुन लो अपेंडिक्स के बारे में। वर्तमान में ये जो अपेंडिक्स है मानव का कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। मानव के अंदर इसका कोई काम नहीं है। मानव का अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग। मानव के अंदर अपेंडिक्स के अंदर भोजन का किसी भी तरीके से क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। तो सेकंड अपना सवाल ये रहा, ध्यान से सुनना भाई। सवाल आपके सामने ये रहा कि कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं। इसका मतलब स्वाद कलिकाओं की बात कर रहा है, इसका मतलब जीभ की बात कर रहा है। तो सुनो, ये है आपका जीभ। जी सर बिल्कुल। ये जीभ का है आगे वाला पार्ट और ये जीभ का है पीछे वाला पार्ट। और ये जो जीभ का है वो कौन सा पार्ट है? ये जीभ का है साइड वाला पार्ट, किनारों वाला भाग, ये वाला। आगे वाले भाग के अंदर क्या होता है वो सुनो। आगे वाले भाग के अंदर जो होता है वो होता है मीठे का पता चलता है कि भैया आप मीठा खा रहे हो, कैसा खा रहे हो। तो उसका टेस्ट कहां से पता चलता है? आगे वाले भाग से। और साइड वाले भाग से पता चलता है उसके खट्टे का। भाई पोषक तत्व कैसे हैं, खाना कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, इसका पता कैसे चलता है? पीछे वाले भाग से, साइड वाले भाग से। और पीछे वाले भाग से, पश्च भाग से पता चलता है कड़वेपन का। किससे? कौन से पन का? कड़वापन। कौन सा पन? कड़वापन। और ध्यान रखना, जीभ का जो बीच वाला पार्ट है, ये जो मध्य का पार्ट है, इसमें कोई स्वाद कणिका ही नहीं है। यहां स्वाद है ही नहीं। तो सवाल अपना ये है कि स्वाद कलिकाएं, कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएं कहां होती है? जीभ के पीछे वाले भाग पे। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर वो हो गया जीभ का पश्च भाग। कौन सा भाग हो गया? जीभ का पश्च भाग। अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव में कौन सा अवशेषी अंग है? तो देखिए ऑप्शन आप। पहला जो है वो आंसर है कि इंसाइजर्स, वो दांतों की बात कर रहा है भाई, ये तो नहीं है। प्रीमोलर ये भी नहीं है। डाइपोडेंट ये भी नहीं है। दांत के अंदर जो अवशेषी अंग है वो सुनो भाई, अवशेषी अंग। दांत की बात करें तो लास्ट जो मोलर होता है ना, लास्ट मोलर, लास्ट मोलर। और लास्ट मोलर की संख्या कितनी होती है? 4। और इस लास्ट मोलर को एक नाम से और से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं अक्कल दाढ़। क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़। और इसको बोलते हैं विजडम टीथ। कौन सा टीथ बोलते हैं? विजडम टीथ। और ये वर्तमान में मानव का कैसा अंग है भाई साहब? ये वर्तमान में मानव का अंग है कैसा?
अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। मानव का कैसा अंग है? अवशेषी अंग। अब दांत के बारे में इसने पूछा है तो अपना जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसका अक्कल दाढ़। कौन सा रहेगा? विजडम टीथ। और इसको एक और नाम और है भाई, इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं चोर दांत, थिप टिथ बोलते हैं। कि चोर दांत का इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन नाम है तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल नंबर 3 है, मानव में कौन सा अवशेषी दांत पाया जाता है? तो कौन सा दांत पाया जाता है? इसका अक्कल दाढ़ पाया जाता है। अगला सवाल सुनो। सवाल अपना यह है कि जल का अधिकतम अवशोषण कहां पे होता है? अमाशय में नहीं होता भाई साहब। सुनो, अमाशय के अंदर तो भाई साहब एल्कोहल का अवशोषण होता है। एल्कोहल, ध्यान रखना भाई, अमाशय के अंदर किसका अवशोषण होता है? एल्कोहल का अवशोषण। और इसके अलावा किसका होता है? सिंपल शुगर का। यहां तो नहीं होता, होता है जल का लेकिन कम होता है। गर्सिका में इसमें तो होता ही नहीं है भाई साहब, यहां भी नहीं होता है। और छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है। कौन से भाग में होता है? ग्रहणी वाले भाग में होता है। किस किस का होता है? भोजन के प्रत्येक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, लिपिड का भी, और किसका भी? विटामिन वाला ध्यान रखना। विटामिन का अवशोषण कहां से होता है? बहुत बार परीक्षा में आता है विटामिन का अवशोषण कहां से होता है? तो विटामिन का अवशोषण जो है आपकी छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है। भाई साहब वृदांतर, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। कौन सी आंत है? बड़ी आंत। लेकिन सवाल इसने जल का पूछ लिया ना, नहीं तो अपन कर देते, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। अब सवाल आ गया बड़ी आंत, और बड़ी आंत में जो अवशोषण होता है वो किसका होता है? सुनो, बड़ी आंत का काम ही क्या है? कार्य क्या है बड़ी आंत का? इसका जो कार्य है ना बेटा, वो है अवशोषण करना। बड़ी आंत का काम भोजन का यहाँ पाचन होता ही नहीं, या तो मल का त्याग होता है या भोजन का अवशोषण, सॉरी जल का अवशोषण होता है। और यहाँ सर्वाधिक किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा यहाँ खनिज तत्वों का भी क्या होता है? अवशोषण होता है। खनिज तत्वों का भी क्या होता है? अवशोषण होता है। देखो इस हिसाब से अपने इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया भाई? वृद्धांतर हो गया। कौन सा अंतर हो गया? वृद्धांतर हो गया। कौन सा अंतर हो गया भाई? वृद्धांतर हो गया। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, इसका आंसर है वृद्धांतर, मतलब बड़ी आंत। सुनो, जो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनो। 3-4 सवाल है मेरे मन में, मैं आपके साथ कर लेता हूं शेयर। सुनो, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन, आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है? तो ध्यान रखना, पे प्रोटीन और पे पेट, मतलब आमाशय। ध्यान से सुन लेना ये बात, आमाशय में सर्वाधिक क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। और सुनो, सर्वाधिक सर्वाधिक पाचन की क्रिया कहां होती है? तो सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में। और सुनो, एक कह रहा है कि भाई सुनो, इसको और ध्यान से सुनना, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, और सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? वो भी छोटी आंत में होता है, लेकिन ग्रहणी वाले भाग में नहीं होता भाई साहब। वो सर्वाधिक अवशोषण जो है ना, वो जेजुनम में होता है। छोटी आंत के कौन से भाग में होता है भाई अवशोषण? अवशोषण जो है वो छोटी आंत के कहां पे होता है? जेजुनम में होता है, मध्यांतर में होता है। कहां होता है भाई? जेजुनम में होता है। ये 5-6 सवाल हैं भाई, मेरे मन में आए और मैंने आप लोगों से क्या कर दिए? साझा कर दिए। तो आप इनको इंपॉर्टेंट समझ लेना, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल की तरफ। सर बिल्कुल जी, सवाल प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने ये रहा। यह वह एंजाइम जो एंटेरिक रस में मौजूद नहीं है। सुनो, सवाल ये कह रहा है कि भाई एंटेरिक रस में कौन सा एंजाइम मौजूद नहीं है? तो देखते हैं अपन। न्यूक्लिएज, ये तो भाई साहब अग्नाशय में होता है, अग्नाशय में होता है। और जो अपन बात कर रहे हैं सक्कस एंटेरिकेसिस, सक्कस एंटेरिकेसिस, ये कहां से निकलता है? ये आपके निकलता है छोटी आंत में से। कहां से निकलता है भाई? आपकी छोटी आंत में से, छोटी आंत में से निकलता है। इसमें क्या क्या होता है? उसमें और सारी चीजें होती है इसके अंदर,
लेकिन क्या नहीं होता इसके अंदर, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कहाँ होता है बेटा, अग्नाशय में होता है। किस में होता है, अग्नाशय में। तो इस प्रश्न का जो आंसर है सक्कस एंटेरिकिस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस होता कहाँ है, अग्नाशय में। सक्कस एंटेरिकिस कहाँ से निकलता है, छोटी आंत में से निकलता है जी। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनो, अगला सवाल है कि आमाशय में जठर रस का सिक्रेशन स्त्राव होता है, कहां से होता है, गैस्ट्रिन स्त्राव करने वाली कोशिकाओं से, बीतीय कोशिकाओं से, पेप्टिक कोशिकाओं से, अम्ल कोशिकाओं से। सुनो भाई, इसका आंसर सुनो आप। जठर रस, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। जठर रस, पहले तो इसकी पीएच ध्यान में रखना, 1.2 से 1.4। सुनो, जठर रस के अंदर होते क्या क्या है, दो तीन चीजों के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर एक तो होता है भाई साहब आपका अम्ल। अम्ल कौन सा होता है, HCl। और साथ में इसमें क्या निकलता है, इसके अंदर निकलते हैं एंजाइम। क्या निकलते हैं इसके अंदर, एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर जो एंजाइम निकलता है, एक तो निकलता है इसके अंदर पेप्सिन। कौन सा सन, पेप्सिन, प्रोटीन के पाचन के लिए। और इसके अंदर क्या निकलता है, रेनिन। कौन सा एंजाइम निकलता है भाई, रेनिन। इसके अलावा क्या निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। थोड़ा बहुत क्या होता है यहाँ पे, वसा विभाजन होता है। अब सवाल आता है कि जठर रस निकलता कहां से होता है, बीतीय कोशिकाओं से, जठर कोशिकाओं से। ये कहां से निकलता है भाई साहब, ये निकलता है आपकी भीतीय कोशिकाओं से। कहां से निकलता है, भीतीय कोशिकाओं से। और अपने इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, बी। क्या हो गया अपने इस प्रश्न का आंसर, बी। आई होप ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। जठरस की पीएच कितनी होती है, 1.2 से 1.4। और ये कहां पाया जाता है, आपके अमाशय में। और अमाशय में से कहां से निकलता है, द्वितीय सेल से निकलता है। अगला सवाल देखते हैं, सुनिए सवाल। सवाल यह है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं। सुनो, दांत जो है ना, वो मनुष्य के जीवन में 2 बार कौन कौन से आते हैं। तो मनुष्य में आयु के आधार पर दांत होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। और दूसरे होते हैं वेस्क टीथ, एडल्ट टीथ, एडल्ट टीथ। और जो ये जो दूधिया दांत है ना, इनकी संख्या होती है कितनी, 20। और ये टूट जाते हैं भाई। और जो वेस्क टीथ होते हैं, ये कितने होते हैं, 20 + 12। तो ये 20 तो पहले आ गए थे, फिर दोबारा आए। और ये 12 तो एक बार आए ना। इसका मतलब ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन में 2 बार आए, तो ये जो दांत है ना, वो जीवन में 2 बार आए। एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों दांत जीवन में कितने बार आते हैं, ये आते हैं 2 बार। और 2 बार आते हैं, इसलिए एक और बता रहा हूं, द्विबारदंती बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, द्विबारदंती। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं भाई डाइफोडेंट। कौन सा डेंट है, डाइफोडेंट। याद रह जाएगा सर, बिल्कुल। तो ये जो 20 दांत होता है ना, ये जीवन में 2 बार आते हैं भाई, इसलिए इसको बोलते हैं डाइफोडेंट। क्या बोलते हैं, डाइफोडेंट। तो ये जो दांत है वो कैसे हैं, द्विबारदंती है, डाइफोडेंट है। आई होप ये जो जानकारी है आपको समझ में आ रही होगी। और आपकी रीट की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको सामने लेके आया हूं जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह कि बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थों के विपरीत प्रवाह को किसकी उपस्थिति के द्वारा रोका जाता है। अब ये कह रहा है कि भाई बड़ी आंत में भोजन चला गया। सुनो, अब इसकी बात सुनना, क्या करना चाह रहा है कि बड़ी आंत में भोजन चला गया और जहां पाचन होना था उतना हो गया, और ये बदल गया मल में। और मल चला गया किसमें, मलाशय में। अब भाई ये वापिस छोटी आंत में नहीं आ जाए, कहां नहीं आ जाए, छोटी आंत में नहीं आ जाए। इसके लिए शरीर ने एक व्यवस्था कर रखी है। क्या कर रखी है, व्यवस्था कर रखी है। इस मलाशय और इस जो छोटी बड़ी आंत का जो बड़ा भाग हो, रेक्टम, उसके बीच में एक इन्होंने वाल लगा रखे। उस वाल का नाम है इलियोसिकल वाल। कौन सी वाल होती है ये, इलियोसिकल वाल। ध्यान रखना भाई, कहां पाई जाती है ये, मलाशय में, मलाशय और रेक्टम के बीच में पाई जाती है। और ये कह रहा है कि विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए कौन सी वाल लगाई जाती है, ये लगाई जाती है। ये कहां होती है भाई साहब, ये एपिग्लोटिस तो आपके पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बीच में होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और इस हिसाब से अपने जो प्रश्न का आंसर हो गया वो हो गया सी। चलो अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका आहार नाल को उत्तेजित करती है। डायरेक्ट याद रख लेना भाई, आहार नाल के अंदर से रस निकले, इसके लिए वेगस, कौन सा, वेगस। ध्यान रखना, वेगस तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर को बताती है कि आपको एंजाइम निकालने हैं
क्या नहीं निकालने हैं, ताकि भोजन का क्या किया जा सके बच्चों, पाचन किया जा सके। इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो गया अपना वेगस। ये तंत्रिका तंत्र की ये एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। सवाल ये है कि अमाशय का वह भाग जो ड्यूडेनम में खुलता है। अब देखो एक बार, पहले अपना अमाशय बना ही लेते हैं। सुनो, ये हो गया आपका अमाशय। अब बात सुनना मेरी, अमाशय में ये यहां वाल पाई जाती है, उसका नाम है बेटा कोर्डियक वाल। कौन सी वाल पाई जाती है? कोर्डियक वाल, कोर्डियक वाल। और ये जो भाग है ये होता है इसका बॉडी वाला भाग, ये इसकी होती है बॉडी। और ये जो बाहर वाली पार्ट होती है इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। ओके। और यहां जो वाल पाई जाती है उसका नाम है बेटा पाइलोरिक वाल। कौन सी वाल पाई जाती है? ये पाइलोरिक वाल, पाइलोरिक वाल। अब सुनो आगे की बात। यहां होती है आपकी शुरुआत होती है छोटी आंत। हाँ, यहां से किसकी शुरुआत हो जाती है? आपकी छोटी आंत की। कौन सी आंत की? और छोटी आंत का जो पहला भाग है उस भाग का नाम है डेड्यूनम। कौन सा भाग है? डेड्यूनम। तो डेड्यूनम से कौन सी वाल जुड़ी होती है? तो पैलोरिक वाल जुड़ी होती है, ये वाली जुड़ी होती है इससे, ये वाली। तो इस प्रश्न का तो आंसर हो गया, लो कर दिया हमने टिक, पाइलोरिक वाल। अब एक बात और सुनना, ये कोर्डियक वाल किससे जुड़ी होती है? इसके ऊपर होता है आपका इसोफेगस। इसोफेगस को अमाशय से कौन सी वाल जोड़ती है? तो ध्यान रखना, कौन सी वाल जोड़ती है? आपकी कोर्डियक वाल जोड़ती है। और डेड्यूनम मतलब छोटी आंत और अमाशय का कनेक्शन कौन करवाती है? आपकी पाइलोरिक वाल। और यही पाइलोरिक वाल जब छोटी आंत में भोजन चला जाता है तो उसको वापस आपके अमाशय में आने से क्या करती है? रोकती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान में रखना। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो एक शब्द याद रखना, लात। कौन सा शब्द? लात, LAT। देखो कौन कौन से इसे याद रह जाएंगे भाई आपके, और कुछ भी नहीं है। देखो L से याद रखना लाइपेज। कौन सा पेज? लाइपेज। A से क्या याद रखोगे? एमाइलेज, एमाइलेज। और बच गया T, मैं नीचे लिख देता हूं, इससे याद रखना ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। कौन सा नोजन? ट्रिप्सिनोजन। और ट्रिप्सिनोजन के साथ क्या होता है याद रखना? काइमोट्रिप्सिनोजन। कौन सा नोजन? काइमोट्रिप्सिनोजन। देख लो अब कौन कौन से बताए मैंने, एक बार रट लो आप, है ना। पहला कौन सा? L से लाइपेज। दूसरा कौन सा है? एमाइलेज। T से क्या? ट्रिप्सिनोजन। और K से क्या रखोगे? काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ऑप्शन ढूंढ लो, जो लगे वो टिक कर दो। हाँ, C, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। सब याद रखना लात। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम की मैंने एक ट्रिक बता दी है, LAT, लात। आ गया समझ में सर? पक्का समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि पेरोटिड लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सुनो, सवाल पे आ जाओ। लार ग्रंथि कितनी पेयर होते हैं? 3। कौन कौन सी होते हैं? पहली सुनो, पहली पेरोटिड से स्टार्ट कर देते हैं। पेरोटिड। दूसरी बताओ, सबलिंगुअल। तीसरी बताओ सर, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर। अब सवाल सुनो तो आप, कि पेरोटिड कहां पाई जाती है? आपके कान के नीचे, कान के 2 तेरे 4 लगा दो, ध्यान रखना, कान के पास पाई जाती है, कान के पास। और किसके नीचे पाई जाती है? चिक के नीचे, चिक के नीचे। और कान के पास पाई जाती है, इसीलिए इसका एक नाम है भाई, कर्नाभ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? कर्नाभ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? कर्नाभ ग्रंथि। और एक बात और सुनो, एक इंपोर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, सबसे अधिक लार का स्त्राव यही करती है।
सॉरी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये। याद रह जाएगा सर? बिल्कुल रह जाएगा। सब लिंगवल जो है ना, अब आपकी जीभ के नीचे पाई जाती है और सर्वाधिक लार का स्त्राव करती है ये सब मैंडिबुलर, जो कहां पाई जाती है? जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती है। अपने इस प्रश्न का आंसर क्या है मेरे भाई? अपने इस प्रश्न का आंसर है आपका कान के नीचे। कहां पे? कान के नीचे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनो अगला सवाल विद्यार्थियों। प्रश्न है टाइलिन क्या है? सुनो, एंजाइम है भाई। टाइलिन क्या है सर? एक एंजाइम है जी। पाया कहां जाता है? टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है। कहां पाया जाता है? लार में पाया जाता है, पाया जाता है। पीएच कितनी है? वही है सवाल तो, पीएच कितनी है? डायरेक्ट याद रखना 6.8। ये लो, अब 6.8 जो है वो किससे कम है? 7 से कम है, और 7 से कम है, 7 के बिल्कुल नजदीक है, कम अम्लीय है। कैसी है? कम अम्लीय। कैसी है? ये जो टाइलिन है ये कैसा है? कम अम्लीय। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो देखो आप एक बार, टाइलिन अधिक अम्लीय कम अम्लीय, ये जो आंसर आपका वो क्या हुआ? कम अम्लीय। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। और टाइलिन करता है स्टार्च का पाचन। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन। अगला सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित में किस सतह पर ब्रुनर ग्रंथियां पाई जाती है? डायरेक्ट याद रख लेना भाई साहब। देखो ब्रुनर ग्रंथियां पहले तो किस में पाई जाती हैं? ये आपके पाई जाती हैं भाई साहब छोटी आंत में। कहां पाई जाती हैं ये? छोटी आंत में पाई जाती हैं। ओके, छोटी आंत के भी, छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत में भी कहां पाई जाती हैं? छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? ग्रहणी वाले भाग में पाई जाती हैं, ग्रहणी वाले भाग में पाई जाती है। और बताओ सर, ग्रहणी वाले भाग में भी कहां पाई जाती है? तो सुनो, ग्रहणी वाले भाग में पाई जाती है ग्रहणी के सब म्यूकस क्षेत्र में, और ग्रहणी को इंग्लिश में बोलते हैं डेड्यूनम। डेड्यूनम याद रख लेना भाई, डेड्यूनम के सब म्यूकोसा क्षेत्र में, सब म्यूकोसा क्षेत्र में पाई जाती है भाई साहब। दिमाग में रख लेना भाई, और थोड़ा सा डीपली प्रश्न है ये, तो हो सकता है आप गलत मत कर देना। और इस हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर है वो अपना कौन सा होगा? ये रहा, सब म्यूकोसा क्षेत्र। आई होप आप ये प्रश्न जो है ना वो एंजॉय कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे जी। अगला सवाल देखिए, अभी बताया था भाई कि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावण कहां होता है? अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से। अग्नाशय से एक शब्द बताया था ना, LAT, और टी से याद रखना ट्रिप्सिन। जरूरत ही नहीं है इसका, तो बहुत इजी सवाल है। ये रहा, अमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा सॉरी, पेनक्रियाज निकलती हैं। अगला सवाल देखिए, सुनो, अग्नाशय का पीएच कितना होता है? 2-3 पीएच और याद रखो आप, फिर ये इसका ये बारी आ जाएगी। आपकी मुख गुहा का पीएच, मुख गुहा का पीएच कितना याद रखना है? 6.8। आपके आमाशय का पीएच कितना याद रखना है सर? आमाशय का पीएच होता है भाई साहब 1.2 से 1.4, अम्लीय माध्यम होता है। और अब बच गया आपका अग्नाशय का, पूछा इसने, लो अग्नाशय लिखो आप। अग्नाशय का जो पीएच होता है वो होता है 8.2 से 8.4, 8.2 से 8.4। इस हिसाब से अपने इस प्रश्न का आंसर हो गया ये बड़ा। समझ में आया क्या? तीनों में से कोई प्रश्न आ सकता है, पक्का क्षारीय होता है 8.4। अगला, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज और राइबोज न्यूक्लियेज किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? डायरेक्ट याद रखो, अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? अग्नाशय के द्वारा। डायरेक्ट याद रखो, अग्नाशय के द्वारा। अगला सवाल सुनो, ये कह रहा है कि लार में पाई जाने वाली प्रमुख प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। देखो लार में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? तो सुनो, लार में जो प्रतिरक्षी पाई जाती है उसका नाम है IgA। कौन सी GA? IgA। और इसका पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन।
क्या नाम है इसका, इम्यूनोग्लोबिन। और एक बात और बताओ, माँ के दूध में, और एक बात सुनो, छोटे बच्चे भ्रूण जो है वो कहाँ रहता है, अप्सरा में रहता है। कहाँ रहता है, अप्सरा, जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर मतलब भ्रूण के अंदर एक प्रतिरक्षी जिसका नाम है आईजी, और आगे याद रखना मैं से माँ, आईजीएम का क्या करता है, स्त्रावण करता है। ध्यान रखना भाई, ये पाया जाता है। सुनो, इस हिसाब से अपने इस प्रश्न का आंसर हो गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी तरफ से ये। 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया है। पचे हुए भोजन के अवशोषण की कार्यात्मक इकाई है। भोजन का अवशोषण कहां होता है भाई साहब, आपकी छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में होता है। पाचन का होता है ग्रहणी वाले भाग में होता है। अवशोषण कौन करते हैं, विलाई करते हैं, सूक्ष्म अंकुर करते हैं, रसांकुर करते हैं। याद रह जाएगा, हाँ सर पक्का। सुनो तो, अवशोषण करता कौन है, छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती हैं, छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती हैं। उन रक्त वाहिनियों का नाम है रसांकुर। क्या नाम है, रसांकुर, जिसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं अपन, विलाई। और क्या करती हैं भाई, अवशोषित भोजन को ये कहां डाल देती हैं, ये ब्लड में डाल देती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ये वाला, विलाई। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनो सवाल ये, वसाओं पर, फैट पर बाइल जूस की क्रिया को समझाने के लिए सही शब्द कौन है। भाई वसा के ऊपर बाइल जूस क्या करता है, और उसको क्या करता है क्या नहीं करता है वो बताना है। देखो बाइल जूस निकलता है आपके लीवर के द्वारा, और उसके अंदर होता है पित्त लवण और पित्तवर्णक। पित्त लवण क्या करते हैं, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, और वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं। तो सुनो, ये जो आपने बाइल बताया है, बाइल जूस बताया है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो आपका पित्त लवण, दूसरा आपका पित्तवर्णक। पित्तवर्णक, और ये जो पित्त लवण होते हैं ये कौन सी घटना को अंजाम देते हैं, पाइसीकरण की घटना। कौन सी घटना को, पाइसीकरण को। पाइसीकरण का अर्थ क्या है, सुनो, वसा को किस में तोड़ना, फैटी एसिड में तोड़ना, क्या कहलाता है, पाइसीकरण, या इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसका, इंग्लिश में बोलते हैं पाइसीकरण को इमल्सिफिकेशन। तो इस हिसाब से अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया, सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था भाई, ये तो टाइलिन कार्य करता है। स्टार्च नाम सुना है, सुना है। स्टार्च को ये टाइलिन किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में। कौन बदल देता है, टाइलिन। ओके, और किस पीएच पर काम करता है, तो ध्यान रखना 6.8 पर, स्टार्च पर। स्टार्च बना देके कभी कभी आंसर दे देते हैं मंड। क्या देते हैं, मंड भी उसी को बोलते हैं भाई साहब। इस हिसाब से अपने प्रश्न का आंसर हो गया ये वाला। 21 सवाल कर लिए, 25 सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। अगला सवाल सुनिए, सुनो, आहार नाल में पित्त लवण किसके अवशोषण में सहायक है। देखो आहार नाल में पित्त लवण दो चीजों में सहायक है भाई साहब। ये पित्त लवण अभी बता रहा हूं मैं। एक तो ये पाइसीकरण है, पढ़ लिया सर, बिल्कुल पढ़ लिया। दूसरा वसा लिपिड, लिपिड में जितने भी विटामिन घुलनशील है ना, उन सब पर कार्य करते हैं। सुनो तो, इसमें घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। तो सुन, दो चीजें बता दी मैंने, आपने एक पूछी थी, हमने दो बता दी सर। ये लो, और अपने इस प्रश्न का आंसर आ गया, वसा में घुलनशील विटामिनों पर क्या करते हैं, विटामिनों के अवशोषण में क्या देते हैं, ये सहायता देते हैं। अगला सुनो, वसा तथा लिपिड कोशिकाओं का अवशोषण का, तो डायरेक्ट याद रखना भाई साहब, लसिका कोशिकाओं में, लिम्फ सेल में। क्या बोलते हैं इसको, लिम्फ सेल। कभी कभी शब्द क्या देता है ये, लिम्फ सेल्स। ओके सर। अगला बहुत सिंपल प्रश्न है कि भाई ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दूध, एक निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम है जो मानव में दूध के पाचन के प्रारंभिक चरण को पूरा करता है। सुनो,
छोटे बच्चों में पाया जाता है, मानव में, किसमें, शिशु में एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है रेनिन। कौन सा एंजाइम, रेनिन। रेनिन जो है वो किस पे कार्य करता है, केसिन पर। किस पे कार्य करता है भाई साहब, केसिन पर। और इस केसिन को किस में बदल देता है, पैराकेसिनेट में। किस में बदल देता है, पैराकेसिनेट में। किसमें, पैराकेसिनेट में। तो कौन सा एंजाइम है, रेनिन। किस में बदल देता है, रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में बदल देता है। किसकी सहायता से, कैल्शियम की सहायता से। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लैक्टोज का, सुनो, 3 चीज। लैक्टोज का निर्माण होता है, ये पूछा है भाई इसने, लैक्टोज का निर्माण पूछा है। सुनो, लैक्टोज है क्या भाई साहब, मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर है। अरे मिल्क शुगर किस किस से मिलकर बनी है वो सुनो तो आप। लैक्टोज के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है आपका ग्लूकोज, और इसके अंदर एक होता है ग्लेक्टोज। कौन होता है, ग्लेक्टोज। कौन होता है, ग्लेक्टोज। इस हिसाब से अपने इस प्रश्न का आंसर हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। आपको एक बात और बता देता हूं मैं, वो सुनो आप। एक होता है C12H22O11, इसको बोलते हैं शुगर। नहीं याद रहे, सुक्रोज, मतलब चीनी में। इसके अंदर 2 इकाइयां पाई जाती है, एक तो ग्लूकोज पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। एक और सुन लो, माल्टेज और सुन लो तुम तो। माल्टेज फॉर्मूला सेम ही इसका भी, C12H22O11। इसके अंदर भी कितनी इकाइयां पाई जाती हैं, 2। पहली भी ग्लूकोज और दूसरी भी ग्लूकोज। तो 3 प्रश्न हो गए आपके पास। अब लैक्टोज में भाई साहब ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।